दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों का चयन करने में पसीना आ रहा है। हिसार और कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा पेच फंसा हुआ है। यहाँ पहले हिसार से कैप्टन अभिमन्यु का नाम लोक था, लेकिन अब उनका नाम अनलोक हो गया है, एक नाम और जुड़ गया है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त का नाम पहले लोक था, अब पैनल में 3-4 नाम और जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र में जिंदल परिवार को पहले हाँ कर दी थी, लेकिन अब फिर ना नुकर चल रही है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पेच इन 3 सीटों पर फंसा हुआ है। पार्टी घोषणा नहीं कर पा रही है और इससे भी बड़ा जो कारण बना हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का चयन। प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी इन्हीं लोकसभा सीटों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक नेता को या तो लोकसभा चुनाव लड़ा जाए या प्रदेश अध्यक्ष बना जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये पूरी जो अंदर की बातें, जो अपडेट्स चल रहा है वो बताई हैं। इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। आप अपने कमेंट्स जरूर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और ये रिपोर्ट यदि गलत होती है तो ये मेरे को ना कहें कि इस रिपोर्टर ने, पड़ताल टीवी ने गलत सूचना दी। ये जो बीजेपी के नेता ने अंदर की बातें जो दिल्ली में चल रही हैं वो बताई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र सीट पर पार्टी सिर्फ और सिर्फ नवीन जिंदल को मनाने में जुटी हुई है। अभी 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि जिंदल परिवार ने जो अपना कुरुक्षेत्र में उनका कार्यालय ऑफिस है, वहाँ से कांग्रेस के जो बैनर पोस्टर थे वो हटा दिए हैं और वो कभी भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी मेरी बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। जिंदल की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रेशर है कि वो शामिल हो जाएं, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ें। और कुछ दिन पहले हाँ भी हो गई थी और उसी के चलते उन्होंने बैनर हटाए थे, लेकिन फिर वो असमंजस में हैं, हाँ और ना की स्थिति में हैं। यदि वहाँ से जिंदल परिवार नहीं मानता है तो एक नाम आया है वेदपाल का। वेदपाल महामंत्री रहे हैं बीजेपी के पिछले समय, और वो पिछला लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था कैथल जिले से, लेकिन वो हार गए थे। तो एक दूसरा नाम उनका है कि उनको भी बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा कुछ नामों पर और मंथन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मनिंदरजीत सिंह सिरसा का नाम चला था, लेकिन अब वो पैनल से उनका नाम हट गया है। किसी सिख नेता को या फिर वेदपाल, इनमें से किसी एक को वहाँ प्रत्याशी बनाने पर चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ा पेच फंस गया है एक हिसार की सीट को लेकर। हिसार में कैप्टन अभिमन्यु का नाम पहले लोक हो गया था, लेकिन उनका नाम अनलोक इसलिए हो गया है कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पहले संजय भाटिया के नाम पर फैसला कर लिया था और उसके बाद हाईकमान ने 2 और नाम मांगे। हरियाणा की तरफ से एक ही नाम भेजा गया था और नायब सैनिक के दिन ही उनके नाम की घोषणा हो गई थी, लेकिन वो रोक लिया गया। संजय भाटिया का नाम भेजेगा, उनका अध्यक्ष के नाम की घोषणा कभी भी हो सकती थी, लेकिन उसके बाद हाईकमान ने नाम मांगे तो महिपाल ढांडा का नाम भेजेगा, कृष्णलाल पंवार का नाम भेजेगा। महिपाल ढांडा मंत्री बन चुके हैं, कृष्णलाल पंवार वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर 2 नाम बड़ी ज़ोर शोर से चल रहे हैं। संजय भाटिया के साथ 2 नए नाम जुड़े हैं। मोहनलाल बड़ोली राय से विधायक हैं, ब्राह्मण चेहरा, और दूसरा नाम जुड़ा है कैप्टन अभिमन्यु का, कि यदि कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो फिर हिसार लोकसभा से उम्मीदवार कौन होगा, और वो दूसरा नाम है कुलदीप बिश्नोई का। यहाँ रणबीर गंगवा की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन रणबीर गंगवा को हिसार लोकसभा की सीट नहीं दी जा रही है और उनको अगला नड़वा से विधानसभा चुनाव ही लड़ा जाएगा। 2 ही नाम अब हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष पद पर संजय भाटिया या मोहनलाल बड़ोली के नाम पर सहमति हो जाती है, उनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो फिर कैप्टन अभिमन्यु हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और यदि इनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालो, तो फिर कुलदीप बिश्नोई को चुनाव लड़ा जाएगा। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों में एक ये मैसेज गया है कि भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाएगा तो उनको भी साइड लाइन कर दिया, खुद लाइन लगा दिया गया है, तो वो भी हो जाएगा। और दूसरा, जाट वोटरों को भी आकर्षित करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी ये चर्चाएँ हैं और ये पार्टी के बड़े नेता की तरफ से ये बताया गया है कि इनमें से कोई भी एक फैसला हो सकता है। उसके बाद बात करें सोनीपत की। सोनीपत में पहले नाम लोक किया गया था योगेश्वर दत्त का,
और लगभग नाम वहाँ फाइनल है। लेकिन अब पार्टी वहाँ से 3-4 नामों पर और चर्चा कर रही हैं। 2 जाट चेहरों की तलाश हुई है, 3 जाट चेहरों की। उनमें तीनों में एक सोनीपत ज़िले से तीर्थ राणा, उनके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे गोहाना से। 2 जाट चेहरे जींद ज़िले से हैं, राजू मोर हैं, जींद ज़िले के प्रधान हैं और वो ओपी धनखड़ की टीम में भी थे, अब नायब सिंह सैनी की टीम में भी वो भी हैं। और उनके अलावा एक चेहरा है संदीप लोहान, किसान नेता हैं और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये और राजू मोर का भी जींद में अच्छा प्रभाव है, सफेदों हल्के के हैं। सफेदों हल्का भी सोनीपत पार्लियामेंट्री में आता है और संदीप लोहान का जुलाना हल्का है, वो भी पार्लियामेंट्री में आता है। दोनों जींद ज़िले के मजबूत जाट चेहरे हैं। और राजू मोर का पलड़ा इसलिए भारी है कि वो पहले एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। और संदीप लोहान के पक्ष में ये बात है कि उनके जो बड़े नेता हैं, पार्टी के संघ के कुछ नेता हैं, वहाँ उनके पास अच्छा संपर्क है। लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं कि सोनीपत से जींद ज़िले के किसी नेता को टिकट मिले, क्योंकि जींद ज़िले के मात्र 3 हलके सोनीपत पार्लियामेंट्री में हैं और जो 5 या 6 हलके हैं वो सोनीपत ज़िले के हैं, सोनीपत पार्लियामेंट्री में। तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सोनीपत ज़िले के ही किसी नेता को टिकट मिलेगी। उनमें नंबर 1 पर योगेश्वर दत्त ही हैं। लेकिन उनके खिलाफ नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो 2 बार हार चुके हैं। एक बार 2019 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद फिर बाई इलेक्शन उपचुनाव हार चुके हैं। तो लगातार हारा हुआ प्रत्याशी को पार्टी बनाए, उनके खिलाफ पहले की नेगेटिविटी है। तो इस कारण यदि उनकी टिकट कटती है तो फिर दूसरा नाम मोहनलाल बड़ोली ब्राह्मण चेहरा उतारा जाएगा। तो फिर बात करते हैं रोहतक की। रोहतक में पार्टी को खूब पसीना आ गया है और पसीना आए या ना आए, लेकिन ग्राउंड में, फील्ड में एक मैसेज चला गया है। जिस तरह से जब दुष्यंत ने ये कहा इस रैली में कि रोहतक की सीट मुझे ऑफर की गई थी, उससे पूरे हरियाणा में एक मैसेज चला गया है कि दीपेंद्र हुड्डा से बीजेपी डर गई है कि दीपेंद्र हुड्डा वहाँ जीत रहे हैं और इसीलिए दुष्यंत को ऑफर की गई थी। दुष्यंत को ऑफर की थी, नहीं की थी, दुष्यंत ने सच बोला, झूठ बोला, ये अंदर की बात है उनकी। लेकिन ये मैसेज पूरे हरियाणा में चलाया गया है कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में मजबूत है, वो जिताऊ स्थिति में है। पिछली बार भी वो रात के 2 बजे हारे थे और 2 बजे उनके खिलाफ परिणाम आया था कि वो कुछ वोटों से हार गए हैं। और दीपेंद्र हुड्डा हर बार ये आरोप लगाते रहे कि मुझे हराया गया था, मैं हारा नहीं था, जनता ने मुझे जिताया था, लेकिन ईवीएम के ज़रिए और किसी दूसरे तरीके से मुझे हराया गया। तो यहाँ पर बीजेपी कई नामों पर लगातार मंथन चला। ओपी धनखड़ का नाम आया, फिर सुधा यादव का नाम आया, बाबा बालकनाथ का नाम आया, रणदीप हुड्डा का नाम आया। और पिछले दिनों नायब सैनी के साथ अरविंद शर्मा की, जो वर्तमान में सांसद हैं वहाँ से, उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई। जेपी नड्डा से हुई, नायब सिंह सैनी से हुई, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे हुई। अभी एक ही नाम है सिर्फ वहाँ पर, अरविंद शर्मा का, और संभावनाएं उसी की हैं। जिस तरह से हमें सूत्रों ने बताया है कि अरविंद शर्मा ही वहाँ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तय हो गया है। पिछले दिनों रोहतक में जो बाबा मस्तनाथ मठ में मेला लगा था, वहाँ बाबा बालकनाथ से भूपेंद्र हुड्डा की जो मुलाकात हुई थी, उसके भी सोशल मीडिया पर अलग अलग मायने निकाले गए। लेकिन वो मठ के महंत हैं और वहाँ जो मेला लगता है, 3 दिन पूजा होती है, लोग मत्था टेकने आते हैं, वो इसी लिहाज से उनकी मुलाकात थी। और भूपेंद्र हुड्डा का परिवार भी मस्तनाथ मठ की जो मान्यता है उसमें शामिल है, वो उनको वहाँ पूजा की जाती है, धूप बत्ती वो वहाँ पर लगाते हैं, इसीलिए वो वहाँ गए थे और मेले में माथा टेकने के लिए। और यही उनकी एक शिष्टाचार अलग से कमरे में मुलाकात हुई थी। इससे ज़्यादा राजनीति की बात वहाँ कुछ नहीं थी। बीजेपी उनको टिकट भी नहीं देने जा रही है और वो वहाँ से तिजारा से राजस्थान में विधायक हैं, पहले अलवर से वो सांसद थे और अलवर से इस बार हरियाणा के दूसरे जो यादव नेता हैं उनको टिकट दे दी गई है। और अब सबसे बड़ी रोचक ये है कि कब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होता है। 3 नाम लास्ट में अब उसमें आ गए हैं। पहले सिर्फ एक नाम था संजय भाटिया, अब उनके साथ 2 नाम जुड़ गए हैं, कैप्टन अभिमन्यु, मोहनलाल बड़ोली। इन 3 में से एक हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद ही जो चारों लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। जो भी अपडेट होगा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। अपने कमेंट्स जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।